हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीडी साइंस क्लास में। मैं अंजलि ऋषिवाल आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही हूँ, एसएसटी क्लास 10th की एसएसटी। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मीन्स हम पढ़ेंगे तो सिलेबस के ही टॉपिक, मगर उनको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप करेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। तो उसी को लेकर के मैं आई हूँ। और जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हम ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए आइए उसको देखते हैं और उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और हम आपके यूरोप के राष्ट्रवाद पहला आपका जो है उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांस में क्रांति के बारे में। तो आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ। वो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण हुए और यूरोप और फ्रांस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मीन्स पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रांस में जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हो सकता हो इस बार फिर आपका रिपीट कर दे, या ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके इसको थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 14 जुलाई को ये क्रांति आपकी हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई। आइए थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देख लीजिए आप। 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में आपकी ये क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति, ये स्टार्ट हुई थी। और आपकी ये क्रांति जो है 1790 के अंत में खत्म हुई थी, ठीक है। टोटल 10 वर्ष ये 10 ईयर्स पूरी ये क्रांति चली थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पहला टॉपिक था आपके सिलेबस का। तो सबसे पहला उदय जो हुआ था वो आपका फ्रांस में ही हुआ था। इसके कई कारण थे भाई, कोई भी क्रांति हो रही तो उसके कुछ कारण होंगे, कुछ परिणाम होंगे, उसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कारण रहे हैं, सबसे पहले हम कारण पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? सबसे पहले कारण पे, उसके बाद फिर हम उसके प्रभाव और जो भी परिणाम हुए उस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण हुए। ये क्रांति जो हुई थी आपकी, ये पहले हुई थी लुई 14 जो था उसका शासनकाल था फ्रांस में। उसका शासन इतना ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बेकार था, या इतना ज़्यादा तानाशाही राजा था, वो इतना बुरी तरह से शासन कर रहा था, जनता पे इतनी अत्याचार कर रहा था कि उसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसकी निरंकुशता को हटाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए फ्रांस की जनता ने ये क्रांति की थी, ठीक है। उसमें मेन आपके मध्यम वर्ग के लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बट ऐसा नहीं है कि और लोगों ने भी नहीं किया, लेकिन किया। तो इसके कारण क्या रहे हैं? तो इसके 3 कारण रहे हैं, ठीक है। एक तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। क्रांति के ज्यादातर कारण यही तीनों होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में बात करेंगे राजाओं की मनमानी। राजाओं की मनमानी किस तरीके की? जैसे जो वहाँ के राजा हुआ करते थे वे स्वेच्छाचारी हुआ करते थे। वो अपने विचार से अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। वो सोचते थे कि ईश्वर ने हमें ही बनाया है, हम सब, मेरी जनता हमारी पूजा करे, जनता हमारे ऊपर विश्वास करे। मतलब वो जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायित्व नहीं थे, लेकिन जनता उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे, ऐसा उनका मानना था। तो राजाओं की इन मनमानियों को फ्रांस की जनता सह नहीं पा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से ये एक कारण बना, राजनीतिक कारण, जिसके कारण वहाँ पे आपका क्रांति हुई है, ठीक है। राजाओं द्वारा अपव्यय। अब जनता है, फ्रांस की जनता कमाई से कुछ धन अपव्यय करती थी, कुछ
जुटाती थी। बट क्या होता था कि राजा जो थे अपने मनमानी कर वहां लगा देते थे उनके ऊपर, और ये कर केवल उनके लिए होते थे, बड़े वर्ग के लिए ये कर नहीं होते थे, ये कर केवल निम्न वर्ग के लिए होते। तो इन करों की पूर्ति करते ही करते जनता वहां की एकदम परेशान हो चुकी थी। वो सोचती थी कि कब ये कर से उन्हें मुक्ति मिलेगी, और ना मिल पाने के कारण उनके अंदर एक आक्रोश की भावना पैदा होती थी, जो इस कारण जो क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी आगे जा करके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट अगर आपका, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे हम हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी के प्रति उत्तरदायित्व होने की जरूरत नहीं अपने। बट क्या है कि जो वहाँ के राजा थे वो वहाँ के नागरिकों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। एक तरीके का पत्र दिया करते थे वो अपने सैनिकों को, कि अब उनके सैनिक मनमाना यूज उसका करते थे। क्या करते थे कि जिसका जब मन करता था वो उस पे किसी का भी नाम लिखता था उस पत्र के ऊपर, और नाम लिखकर लोगों को ऐसे ही जेल में डाल देते थे। एकदम मनमाने ढंग से उस पत्र का यूज करते थे या अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। बहुत ही ज्यादा इससे फ्रांस की जनता जो थी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और उनका आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा था। मान लीजिए जैसे एक चिंगारी होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और आगे जाके वो आग बन जाती है, तो उसी तरीके से जिस दिन वो आग बनी 1789 की क्रांति, जिस दिन वो आग बनी है वो 14 जुलाई का दिन था आपके, और वो आग जो थी वो इतनी बुरी तरह से भड़की है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति की लहर पैदा की, और फ्रांस में राष्ट्रवाद को पैदा किया, उत्पन्न किया, वहां पे राष्ट्रवाद आ गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, उच्च वर्ग के विशेष अधिकार। अब जो उच्च वर्ग हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ के कैथोलिक और आपके जो उच्च वर्ग थे, इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो लोग किसी के भी प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे, वो राजा के प्रति भी उतने उत्तरदायित्व नहीं थे, क्योंकि राजा उन्हें उनके जो भी मनमाने ढंग तरीके से वो उसका यूज करते थे वो उन्हें दे देता था कि लीजिए आप अपना कार्य कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा को उनसे। अब वो निम्न वर्ग के लोगों को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित करते थे, इतना ज्यादा परेशान करते थे कि इसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पिस रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। पादरी वगैरह जो थे वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते थे, जनता से मनमाना थे, जेलों में बंद कर देते थे। इतना ज़्यादा जनता पे जो क्रोध था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया, जनता के अंदर का क्रोध और क्रांति का एक कारण बना। सेना में असंतोष। अब एक ही फ्रांस है, फ्रांस में सेना है, राजा की सेना में कई तरीके के लोग होते थे। अब जो लोग होते थे उनमें वो भेदभाव करती थी। भेदभाव का जो भावना थी वो इतनी प्रबल थी, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि फ्रांस की जनता इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक समय आया कि फ्रांस की जनता ने वहाँ से उस अपने सैनिकों के पद से इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे काम ही नहीं है। उन्होंने वहाँ से हटना और अपनी एक अलग से गुट तैयार करने लगे क्रांति करने के लिए, और क्रांति का जो है वो उद्भव हो चुका था इन सब चीज़ों को देखते हुए। अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम हो रहा था। अब अमेरिका के लोगों से फ्रांस की जनता को एक तरीके का आप कह सकते हैं कि उनको देखकर मोटिवेशन भी मिला और उनसे कुछ मदद भी मिली। जब उन्होंने सोचा कि जब अमेरिका में हो सकता है युद्ध अपने अधिकार के लिए, तो क्या हम युद्ध नहीं कर सकते अपने अधिकार के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा उनके मन में एक भावना पैदा हुई, और उसी समय जो अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उससे प्रेरित होकर उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय ले लिया। ये तो राजनीतिक रूप से वो परेशान थे, जनता परेशान थी फ्रांस की, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से भी वो कम परेशान नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उसके भी कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, देख लीजिए। देखिए ये मेन पॉइंट है, ये हेडिंग है, इसके अंदर आपको लिखना है, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है। राजाओं की मनमानी, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, राजा एकदम निरंकुश है, प्रतिनिधि है वो भगवान का, किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। क्या भगवान किसी के प्रति उत्तरदायित्व है?
भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके प्रति उत्तरदायित्व हूँ, नहीं हूँ ना, तो राजा भी उन्हें कहता था मैं उनका प्रतिनिधित्व हूँ, मैं किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हूँ। इस तरीके का राजाओं द्वारा अपव्यय जो हो रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव हो रहा है, उच्च वर्ग के विशेष अधिकार हैं, उच्च वर्ग को प्राप्त है, इन सब से राजनीतिक कारण भी ये सब आते हैं। तो इन सब से जनता इतनी परेशान। पादरी वर्ग जो आपका था वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, ठीक है, कैथोलिक धर्म को मानते थे। इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे चर्च में आने जाने की, राजा को ये अपनी राय दे सकते थे, राजा इनके बातों को सुनता था, समझता था, विशेष अधिकार देकर रखे थे इन्होंने पादरी वर्ग को। उसके बाद जो आपके कुलीन वर्ग आते थे, ये कुलीन वर्ग कौन थे? ये कुलीन वर्ग वे थे कि जनसंख्या में तो बहुत, नंबर में तो बहुत कम थे, कुलीन वर्ग के लोग नंबर में कम थे, बट जो नंबर में तो कम थे लेकिन इन्हें बहुत ही ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। ये बहुत ही बड़े महाद्वीप के कह सकते हैं स्वामी थे, हवेलियों के, जायदाद के स्वामी थे ये, इनको उच्च अधिकार प्राप्त थे। फ्रेंच भाषा का ये प्रयोग करते थे। ये कुलीन वर्ग जब बड़े बड़े लोगों के साथ रहते थे तो ये फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। महाद्वीपों में सबसे प्रभुत्वशाली बड़े वर्ग के लोग थे ये, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग। और जनसाधारण वर्ग क्या था? वही जनसाधारण वर्ग, मध्यम वर्ग और आपके जो है निम्न वर्ग थे, ये आपके मध्यम वर्ग के लोग थे। ये दो वर्ग जो था, निम्न और मध्यम वर्ग, ये जो था ये मेन पॉइंट था, इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे। फ्रांस में ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे वहाँ के राजा से, वहाँ के जो लुई 14वां था उनके शासन से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित थे, परेशान थे। दुनिया प्रॉब्लम, हर तरीके की समस्या इन पे ही आती थी। कोई भी समस्या होती थी, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई चोरी भी हो रही है तो कर उच्च वर्ग के लोग रहे, बट नहीं, उन्हें किसी तरीके का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अलबत्त वो खुद निम्न वर्ग के लोगों को पकड़ के ले जाकर के जेल में बंद कर देते थे, क्यों इसी से इतना ज़्यादा उस टाइम जेल में लोगों को बंद किया जा रहा था बिना किसी कारण। तो इसीलिए उस टाइम बेस्टिल की एक जेल थी, वहाँ से पहली क्रांति की लहर उठी थी। वहाँ पे लोग बंद थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हम बिना किसी कारण इस जेल में क्या कर रहे हैं और क्यों हैं हम इस जेल में। तो बस उनके अंदर जो एक भावना थी क्रांति की, एक चिंगारी वहीं से उठी है और उस चिंगारी ने आग बन के फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ही ज़्यादा उग्र और ऐसा बना दिया कि अमेरिका में, यूरोप में आपके राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण था? जनता का आर्थिक शोषण। मैंने आपको बताया, अब भाई जनता कुछ कमा रही है, जैसे तैसे कमा रही है, नागरिक कुछ कमा रहे हैं, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े टैक्स लगा देंगे आप, तो उनकी आधी तनख्वाह जो है उनका, वो तो उसी टैक्स को भरते भरते उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और उस टैक्स को अगर वो भरते रहेंगे तो वो खाएंगे क्या, वो बचाएंगे क्या? इस तरीके का उनके साथ भेदभाव होता था। और ये टैक्स अगर सबके लिए होता तो ये क्रांति नहीं होती, बट ये टैक्स केवल उनके लिए था जो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। इसलिए उनके अंदर एक जो है भावना पैदा हुई कि हमको अपने अधिकार चाहिए किसी भी कीमत पे। उच्च वर्ग को करों से मुक्ति, मैंने जैसा कि बताया कि अगर सब पे कर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कर केवल निम्न वर्ग के लिए रहे, उच्च वर्ग के लिए ना रहे तो फिर प्रॉब्लम है। अब जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं क्लास में 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब मैंने एक को PDF नोट सब कुछ दिया, उसको अच्छे से पढ़ाया, उसको 2 घंटा पढ़ाया, आपको 1 घंटा पढ़ाया। आप में भावना आएगी ना कि ऐसे क्यों भाई, जब मैम उसको 2 घंटा पढ़ा सकती तो हमें क्यों नहीं पढ़ा सकती? तो इस तरीके की भावना जो है उसमें आएगी, तो वो मेरे प्रति बहुत उसके मन में हीन भावना आ जाएगी। तो उसी तरह उस टाइम पीरियड पे जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके मन में राजा के प्रति हीन भावना ने जन्म ले लिया था। उसी का कारण जो आपका बना है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति बनी है। अमेरिका को वित्तीय सहायता, अमेरिका को वित्तीय सहायता मिली, ये भी एक कारण बना है आपका आर्थिक कारण। अमेरिका ने वित्तीय सहायता मीन्स, जब मैंने बताया आपको अमेरिका में स्वतंत्रता हुआ, अब यूरोप
का ही अमेरिका ने मदद की फ्रांस की कि लीजिए आप भी इसमें क्रांति में पार्ट लीजिए, क्रांति में आगे बढ़िए और अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। तो अमेरिका ने भी उनकी सहायता की। ठीक है, विलासी और अपव्ययी राज दरबार। अब जो राज दरबार था फ्रांस में वो कैसा था, वहाँ के राजा कैसे थे, मदिरापान में और फिर इसी सब में लीन रहते थे। उन्हें अपने राज्य को बढ़ाने, अपने राज्य की तरक्की, वह जनता में क्या हो रहा है, जनता की स्थिति कैसी है, इन सब से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ विलासी जीवन, विलासिता भरा जीवन ही जीना था। ये भी कारण बना है आपका जो है तो आर्थिक उस तरीके से। अब जब कोई राजा है वो राज्य को बढ़ा नहीं रहा है, उल्टा जो राज्य में धन है उसको अपनी विलासिता के लिए खर्च कर रहा है, तो धन तो कम होगा। अब जब धन कम होगा तो अचानक से आई संकट का सामना कैसे करेगा कोई राजा, कैसे करेगा? जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो कैसे करेगा? तो ये भी एक कारण बना है आपका इस क्रांति का। दार्शनिकों का प्रभाव, दार्शनिकों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, बहुत बड़ा हाथ रहा है इस क्रांति के लिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो आपके दार्शनिक थे उन्होंने बड़े बड़े एक कह सकते हैं आपने थॉट्स दिए, इस तरीके के थॉट्स दिए जो क्रांतिकारियों में आग पैदा कर देती थी। जैसे आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर उसे आगे बढ़ाना है तो एक पॉजिटिव वाइब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो जो दार्शनिक थे उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं छापी जो पढ़ के क्रांतिकारियों में एक आग पैदा हो जाती थी और वो बस उनके मन में ये आता था कि अब किसी भी कीमत पे हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, राजतंत्र को, यहाँ के राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके प्रजातंत्र को लेकर ही आएंगे। ये तानाशाही जो है राजाओं की, ये अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके की भावनाओं को दार्शनिकों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनके बीच में लाया। और एक आपका देखिए ये भी कारण रहा है, तत्कालिक कारण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। 1788 में जो आपका जो फ्रांस में है वहाँ पे अकाल आ गया था, अकाल पड़ा, भूखमरी, ये सब कारण हुए जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा था। एक तो कर में लुटा जा रहा था, वो पूरी तरीके से बर्बाद था। उसके बाद वो और भी ज़्यादा भूखमरी से परेशान हो गया और राजा का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था जनता को। तो जब राजा का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उस राजा के प्रति क्या जनता उत्तरदायित्व रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर हमारे जैसे मान लीजिए क्लास में हैं हम, ठीक, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको। जैसे किसी क्लास में हैं हम, अब टीचर है वो आ रहा है, बस लेक्चर दे रहा है और चला जा रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या बच्चे उस क्लास में आना पसंद करेंगे? आप ही बताइए, बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। जब तक वो टीचर बच्चों से पूछेगा नहीं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप हमसे फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगी, तब तक कि कोई भी बच्चा क्लास में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से जब तक राजा अपनी कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा, जनता पर ध्यान नहीं देगा, नागरिकों पे ध्यान नहीं देगा, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझेगा, पूरा नहीं करेगा, तो क्या जनता उसका आदर सम्मान करेगी? उसके प्रति कुछ अच्छी भावना रखेगी अपने अंदर? बिल्कुल भी नहीं रखने वाली वो जनता। तो बस, और रखेगी भी तो उसके डर से भी तो कुछ समय तक रखेगी, एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक रखेगी। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस होगी, जब वो एकदम ही परेशान हो जाएगी, तो वो क्रांति तो करेगी ही करेगी। क्रांति संभव है, ठीक है। तो ये जो थे आपके 3 कारण थे। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? क्वेश्चंस के हम लोग ने कारण के बारे में पढ़ा है। तो कारण में हम लोग ने राजनीतिक, आर्थिक और आपके सामाजिक कारण को पढ़ लिया है। आपका राजनीतिक कारण में उसके अयोग्य शासक, मतलब उसकी शासन जो थी अयोग्यता से भरी हुई थी, राजाओं द्वारा अपव्यय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, उच्च वर्ग के विशेष अधिकार और सेना में असंतोष, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, इसके बारे में पढ़ लिया है। आर्थिक कारण में आपका पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, इसके बारे में बात की। उसके बाद आर्थिक कारण में हमने ये 4 टॉपिक पे बात की है, 5 टॉपिक पे। जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था, सारे एक दूसरे से रिलेट है। अब राजा मनमानी है, किसी तरह के टैक्स लगाएगा तो जनता का आर्थिक शोषण तो हो ही रहा है। आर्थिक शोषण होगा, उच्च वर्ग को करों से मुक्ति रहेगी, अमेरिका की वित्तीय सहायता, विलासी और अपव्ययी राज दरबार, दार्शनिकों का प्रभाव और एक तात्कालिक कारण। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।